हेलो। जी भाई। हाँ, नमस्ते। नहीं, हाँ। मैं जस्ट ज्वाइन किया था कि आपका वो वॉर के बारे में आप चल रहा था हम्म। कि ऑफेंसिव वॉर में अगर जस्टिफिकेशन होगा तो हम्म। मेरा बेसिक सवाल ये है कि जो जस्टिफिकेशन होगा उसको जस्टिफाई का जो क्राइटेरिया होगा या फिर जो एक अथॉरिटी बोल ले तो वो जस्टिफाई करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? आपके क्योंकि नजदीक आज किसके पास होनी चाहिए? मुझे पूछेंगे तो वॉर तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अब अभी पॉसिबल की नहीं बात। है ना। देखें, वॉर तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन वॉर होती है, ये एक रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको तो छोड़ दीजिए। जब से इंसानी तहजीब हुई है, इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, वॉर्स हो रही हैं, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसको तो आप छोड़ दें कि नहीं होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि अब जब हो रही है और ऑफेंसिव वॉर अगर होगी तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप बता दें। जी। हाँ, तो सी उसमें मुझे डेंजर जो लगता है ना वो इस बात का है कि अगर जस्टिफिकेशन। नहीं नहीं, ठीक है, मैं हेलो। समझ गया। बिल्कुल, बात आपकी सही है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इसमें जस्टिफिकेशन कोई भी अपने एतबार से कर लेगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आप वो बताइए ना, क्या मेयार होना चाहिए। अगर आप आज के दिन हिसाब से पूछोगे तो वॉर जो होनी नहीं चाहिए, सैंक्शंस है। सैंक्शन से काम हो सकता है। पीस कीपिंग करेक्ट। मिशंस होते हैं यूनाइटेड ठीक नेशंस है, के। चलिए सैंक्शंस, तो लेट्स टॉक क्योंकि अबाउट सैंक्शंस। आर्मी है ना, क्योंकि नहीं, लेट्स दे आर टॉक अबाउट अटैकिंग सैंक्शन। यू। रुक जाइए, लेट्स टॉक अबाउट सैंक्शंस। आप किसी ऐसे मुल्क की मिसाल दें कि जहां पर यूनाइटेड नेशंस ने और पूरे वेस्ट ने, बल्कि पूरी दुनिया ने जबरदस्त सैंक्शंस लगा रखे हो। कोई एक मुल्क की मिसाल दीजिए। अभी जितना पता है उतना नॉर्थ कोरिया के साथ ही हुआ है। नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ है। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया की अवाम की सूरत हाल क्या है? एक आदमी के एक आदमी के जुर्म के नतीजे में आप पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। उनके पास ना तो हेल्थ केयर का सही से निजाम है, ना उनके पास प्रॉपर रोड्स हैं, ना खाना है, कुछ नहीं है उनके पास, ना बिजली है। ठीक है, तो ये सैंक्शंस के नतीजे में। तो क्या आप कुछ लोगों की सजा पूरी कौम को देने को जस्टिफाई करते हैं? हम लोग उनको तो निगोशिएशन टेबल पे लाना पड़ेगा ना। तो सैंक्शन से चालू तो करके उनको बोल सकते हैं ना, अब क्योंकि आपने 70 साल से तो सैंक्शन लगा रखे, अभी तक तो निगोशिएशन टेबल पर वो आए नहीं। अब मैं आपको एक और दे देता हूं, नॉर्थ कोरिया पे क्यों जाते हैं। इसराइल ने गजा के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, बमबारी तो कर ही रहा है, सैंक्शन लगा दिया, ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, ठीक है, ना फोन है, कुछ नहीं है। ये सैंक्शंस को आप सही समझते हैं? सैंक्शन जो इंडिविजुअल लोगों पे होता है ना उसका मुझे नहीं बोला मैं, जो रूलिंग क्लास होता है उनके नहीं ऊपर मेंशन भाई, जब होता ही बता रहा हूँ इसीलिए मैं। है। मेंशन सैंक्शन होता होता ही ही सबके इसीलिए। ऊपर है, सैंक्शन कहते ही सबके ऊपर है। पूरे इलाके के ऊपर अगर आप सैंक्शन लगाएंगे तो उस इलाके में रहने वाला हर बंदा, हर बड़ा, हर छोटा, हर बच्चा और हर बीमार मुतासिर होगा। अब इसराइल ने सैंक्शन लगा दिए गजा के ऊपर, वहां बिजली नहीं है, तो जो दो चार हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो मरीज है उनका ना तो ऑपरेशन हो पा रहा है, ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, लोग तरह तरह के मर रहे हैं। तो क्या आप इस सैंक्शन को दुरुस्त समझते हैं? ऐसे देखिए, ये एक सिंगल सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। तो सैंक्शन के मैंने साथ वो मैंने टेबल। आपने नॉर्थ कोरिया की मिसाल दी, मैंने उसके भी जवाब दे दिया। आपने मैंने इस फलस्तीन की मिसाल दी, कंफ्लिक्ट। जब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, आप मैं किसी क्या कह रहा हूँ। नहीं मैं सर, एक नहीं और मैं मिसाल क्या। दे देता हूं, चले मैं एक और मिसाल देता हूं, तीसरी मिसाल देता हूं सैंक्शन की। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, उसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक मुल्क है चाइना जिसने उसको तस्लीम किया है। वहां पर अगर जलजला आता है तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनको अच्छा, उनके पैसे कब्जाए में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे पैसे हैं अमेरिकन बैंकों के अंदर जमाए, लेकिन अमेरिका रिलीज नहीं आधे करता है। तो बांट भी दिए। ठीक, तो अब जब ये सूरत हाल है तो क्या ये सैंक्शन उस पूरी कौम के ऊपर लगाना दुरुस्त है? नहीं, कॉम देखिए, मेरा गाइडिंग नॉट सर पहले से यही रहेगा, क्योंकि वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर में लोग मरते हैं, फिर वो कोई भी हो, बच्चे अनाथ होते हैं वहां पे। भाई तो हमको मैंने जितना भी आपको पहले ही बोल दिया कि वॉर को कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वॉर होनी चाहिए, हम तो लड़ेंगे इसलिए कि हमें लड़ना है, ऐसा कोई नहीं कह रहा। दुनिया में कोई भी माकूल आदमी इस बात का कायल नहीं है। आपने आकर हमसे ये पूछा कि ऑफेंसिव वॉर को जस्टिफाई कैसे किया जाए। हम जो भी कहेंगे वो आपके नजदीक गलत होगा, लिहाजा आप बता दें कि कैसे करें। से अलग अलग कंट्री का अलग अलग सॉल्यूशन होगा ना, तो उसके उसके लिए अगर हम एग्रेशन दिखाएंगे तो फिर वो
जो पार्टी को हम ट्राइंग टू उनको कन्विंस करना चाह रहे थे, वो लोग उनको जस्टिफिकेशन मिल गया कि ये मेरे को अटैक कर सकते हैं इफ वी डोंट एग्री टू दिस सैंक्शंस। तो अगर हम वो टेबल से ही हटा दे कि वॉर होगा, तो थोड़ी तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो निगोशिएशंस आर द ओनली वे, ये अच्छा लड़ाई अगर झगड़े से नहीं होगा काम। अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में, जिस दुनिया में मैं और आप इस वक्त सांस ले रहे हैं, इस पूरी दुनिया में जंगों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अभी तो डिपेंड्स अपॉन कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई सी भी वॉर हमेशा ले लीजिए, कोई सी भी वॉर ले लीजिए, चाहे वो आपके मोहल्ले में ना हो, क्यों ना हो रही हो, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बताइए कौन है? वो उस टाइम की जियो पॉलिटिक्स का होगा ना, वहां पे जो कंडीशंस होगी उसके हिसाब से होगा ना। नहीं, क्योंकि वो साउथ क्योंकि भाई साउथ अमेरिका में भी वॉर्स हुए हैं ना। आप जो है वो इन एन एब्सोल्यूट मैनर वॉर को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। अब इस वॉर का जिम्मेदार कौन है सारी दुनिया में? अभी जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये अमेरिका बीच में सब तरफ इंपेरियलिज्म कर रहा है, तो उसके वजह से ठीक, तो उनके तो एग्रेशन कम होना चाहिए ना उनसे। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो वॉर है ना वो उसको टेबल से हटा दो। ये है कि जो वेपन बनाने वाले मुल्क हैं वो सारे के सारे वॉर्स के जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर जंगें नहीं होंगी, हथियार नहीं बिकेंगे, हथियार नहीं बिकेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। बाज मुल्कों की 60 to 70% इकोनॉमी सिर्फ हथियारों के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई जो मुल्क हथियार बना रहे हैं उनमें मुस्लिम ममालिक तो अब आना शुरू हुए हैं कि तुर्की ने ड्रोन्स बनाने शुरू किए अब जाकर, वरना हथियारों की मार्केट के ऊपर तो वेस्ट का कब्जा है। तो अब बताएं कौन जिम्मेदार है जंगों का? गोरिल्ला वॉर कहीं होती है? मुझे एक बात बता दीजिए आप, छोटी सी मैं आपसे बात पूछता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सारी दुनिया दहशतगर्द मानती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ, उसके पास कलाशिनकोव है, उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उसके पास और भी वेपनरी है, वो खुद तो बना नहीं रही है, कहां से आई? कलाशिनकोव बनाने वाला मुस्लिम मुल्क नहीं है, रशिया है। रॉकेट लॉन्चर्स गैर मुस्लिमों के साथ हैं। तो भाई ब्लैक मार्केट में वही मुल्क जो है उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको टेररिस्ट कह रखा है, उसको आप हथियार बेचते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मासूमों को जान ले रहे हैं। भाई हथियार बेचते क्यों भाई तुम? नहीं, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि ये एक सिंपल साइकिल है। पता है होता क्या है, जितनी भी वेस्टर्न या ईस्टर्न मार्केट्स है ना इस वक्त, रशिया या यूएसए, जो मतलब एडवांसमेंट है उनकी आर्म्स एंड एम्युनिशन में, ये हर दिन एक नई से नई चीज बनाते हैं और अपनी आर्मी को देते हैं। जो पुराना माल है वो कहाँ जाएगा? उसको बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में। सीधी सी बात है, सीधा बिजनेस है। अच्छा, इसीलिए तो पूरी दुनिया को एटम बम चलाना सिखाया किसने? मुसलमान ने? नहीं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि जैसे आप जैसे लोग हैं ना, तो हम लोग अभी से उनको बोल दे कि भाई कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। तो जैसे आपने सही से पकड़ा कि ये जो वेपन्स बनाने वाले कंट्रीज है जो कंपनीज है, ये एब्सोल्युटली राइट है। जहाँ पे जाइए उन्होंने ये पूरा सप्लाई कर दिया, उनके पास आते ही कैसे। सो द क्वेश्चन इज करेक्ट, आपका आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इट्स ऑब्जेक्टिव है, वो फैक्ट बेस्ड है। तो हमको उसी एंगल पे जाना होगा ना, कि जैसे आप बोल रहे कि उनको हम अटैक करेंगे ना, टारगेट करेंगे, तो लोगों का जो एक्टिविज्म होना चाहिए आपके पास से कि ये होना चाहिए कि भैया नो वॉर। तो ये जो रूट कॉजेस है, जैसे आपने सही बोला, तो हम उसके ऊपर बात करें। क्योंकि अब हम वॉर की बात करेंगे, जस्टिफाई करेंगे ना, तो इसका जो मैं बोल रहा हूँ स्लिप, ये सवेरे स्लिपरी स्लोप कि लोगों के पास वो जस्टिफिकेशन जाता है, तो उससे कैसे परसेप्शन बनता है। तो हम लोग आपने सही पकड़ा कि जो जहां से आ रहा है, जो मूल रूट कॉज है, हम लोग उस पर ही कर देना काम। ठीक, तो अग्रेशन दिखेगा ही नहीं। तो अभी नेटो का क्या हो रहा है, वो नेटो से अग्रेशन दिख रहा है रशिया को, दैट्स व्हाई दे इन्वेडेड। तो अग्रेशन टोटली निकाल देंगे ना टेबल से। एक मिनट, ये आमिर भाई कहाँ चले गए? आमिर साहब आप हैं? शायद इनको एक्सेस है ना, एक्सेस तो है लेकिन जगह उनके लिए बनानी पड़ेगी। ये एक मैं देख रहा हूँ लेकिन डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है। वो शायद अपना ऑडियो चेंज कर रहे होंगे, शायद अपना वो ना डिवाइस को चेंज मत कर रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा ऋषि साहब, जो आप बता रहे हैं ना, इसको बोलते हैं यूटोपिया। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। नहीं सर मैं आई एम नॉट यूटोपियन। मैं वैसे प्रैग्मेटिस्ट हूँ, रियलिस्टिक भी हूँ। मुझे पता है कि लोग सभी नहीं मानने वाले, लेकिन हमको ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा ना, टू वर्क टुवर्ड्स दैट, तभी तो काम होगा ना। मैं लास्ट कमेंट दे रहा हूं, उसके बाद अगर आमिर भाई कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे, वरना फिर इसी तरीके से ये टॉपिक ड्रैग होता रहेगा, लंबा टाइम लग जाएगा। आप अपना म्यूट कर लीजिए, चूंकि बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। साहब जी, तो आपने हमसे आकर एक सवाल किया, और ये सवाल ये था कि ऑफेंसिव वॉर का
को जस्टिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है, मैं वो बता देता हूं। कुरान ने और हदीस ने दोनों को मिलाकर हमें दो क्राइटेरिया ऑफेंसिव वॉर के मिलते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है फसाद फिल अर्ज। फसाद फिल अर्ज के माने आते हैं करप्शन इन द लैंड ऑफ गॉड, कि अगर कोई मुल्क पूरी खुदा की जमीन में, ताकि जमीन तो खुदा की बनाई हुई है, कहीं भी हो वो, अगर वो करप्शन फैला रहा है, और करप्शन का मतलब सिर्फ पैसे लेना, रिश्वत लेना नहीं है, बल्कि उसने अपनी अवाम को उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनसे महरूम किया हुआ है, तो अब दूसरे मुल्कों की जो पावरफुल हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वहां बैठे हुए जो हाकिम हैं या वहां जो हुकूमत में लोग मौजूद हैं उनको खत्म करे, उनको हटाए, और एक नई गवर्नमेंट या अपने अंदर मिलाए या नई गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करे, ताकि वहां की जो अवाम है उनको उनके बेसिक राइट्स मिल सके। मसलन अगर आप नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये कहें कि भाई नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला होना चाहिए क्योंकि वहां के हाकिम ने अपनी अवाम के ऊपर जुल्म किया हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। अगर वेस्ट हमला करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वेस्ट ने आज तक ये हमला किया नहीं है। क्यों नहीं किया वो एक अलग तारीख है। तो पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया है ईवल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स बुराई को देखे, ईवल को देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, और उसके पास फोर्स है, तो फिर वो अपनी उस फोर्स को इस्तेमाल करके, ताकत को इस्तेमाल करके उस ईवल को रोके। अब ये फोर्स किसी आदमी के पास तो होती नहीं है इनफिरादी तौर पर, इंडिविजुअल फोर्स और ताकत होती है हुकूमतों के पास। तो अगर वो हुकूमतें ये देख रही हैं कि फला चीज, फला जो हुकूमत है या फला जो मुल्क है वो ईवल फैला रहा है, और ईवल से मुराद ये नहीं है कि मैं जिसको ईवल समझ रहा हूं या आप जिसको ईवल समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली अगर कोई चीज ईवल है उसको मसलन वो अगर फैला रहा है, तो फिर अब एक मुल्क को यह हक होता है कि वो उस मुल्क में जाकर वहां के मामलात को सुधारे। ये दो क्राइटेरिया हैं ऑफेंसिव वॉर के। बाकी वॉर तो नहीं होनी चाहिए, हम तो चाहते ही नहीं है कि वॉर हो कहीं भी, सारी दुनिया पीस के साथ, अमन के साथ, सुलह आश्ती के साथ रहे, यही हर इंसान की तमन्ना होती है। कोई भी आदमी ब्लड शेड नहीं चाहता, क्योंकि जब ब्लड शेड होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन के मरते हैं, अपने भी मरते हैं। तो आई एग्री विद यू ऑन दिस, लेकिन बहरहाल वॉर जो है वो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की इसेंशियल पार्ट है। कोई भी तहजीब, चाहे किसी भी दौर की आप तहजीब उठाकर देख लें, वो जंगों के अंदर इन्वॉल्व रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी बात करने से कोई फायदा नहीं है कि भाई हम वॉर के अगेंस्ट हैं। वो हैं, वॉर हो रही है, अब क्या करें। ठीक है भाई।